You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने आपको स्फेरिकल मिरर कराया था। आज हम लोग प्लेन मिरर कराया था। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर करने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो स्फेयर का पार्ट्स होते हैं। अगर ये इसको हम एक स्फेयर की तरह ट्रीट करें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर हम इसको कट करेंगे, सपोज वो यहाँ से हमने कट किया, या फिर यहाँ से कट किया, या फिर इधर में हमने यहाँ से कट किया या यहाँ से कट किया, तो हम कहीं से भी कट करेंगे तो जो भी हमको मिलेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। लाइक सपोज ये फर्स्ट कट हमने मारा, तो इससे जो ये टुकड़ा मिल रहा है, लाइक इट्स शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दो चीजें होती हैं, एक स्फेयर से जब हम कोई चीज को कट करते हैं तो एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक होता है अपर्चर साइज। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहे हम छोटा वाला कट करें या थोड़ा बड़ा कट करें, इधर कट करें, ऐसे कट करें, कहीं से भी कट करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी मिरर। सपोज ये दूसरा वाला अगर कट होता तो ये मिरर थोड़ा ऐसा दिखता है, हमको थोड़ा बड़ा दिखता है लाइक दिस, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया हमने। दैट वुड बी लुकिंग लाइक दिस। तो इस मिरर में और इस मिरर में अपर्चर का फर्क हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा उस स्फेयर का रेडियस होता है जिससे ये हमने काट के निकाला है, और अपर्चर बेसिकली ये जो हमने कट किया है इसका डायमीटर होता है। ये डायमीटर, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। डायमीटर बेसिकली इसको बोलते हैं डायमीटर। जनरली हमारे जो मिरर होते हैं वो छोटे ही होते हैं, लेकिन अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कितना छोटा कितना बड़ा।
क्योंकि एंगल्स हम लोग छोटा लेते हैं, इसलिए मिरर कितना जितना छोटा हो वही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब हम बड़े मिरर्स लेंगे तो वहां पर कुछ जो अप्रोक्सीमेशन है वो फेल होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और अपर्चर साइज सिंपली ब्राइटनेस को signifies or related to brightness। अगर मेरा मिरर छोटा हुआ तो इससे जो इमेज बनेगी, और एक मिरर जो बड़ा हुआ उससे जो इमेज बनेगी, उसमें ब्राइटनेस का फर्क होगा। बड़े मिरर का ब्राइटनेस ज्यादा होता है, ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आती है, तो जो इमेज होगा उसकी ब्राइटनेस रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है। और अगर जो छोटा एपर्चर है उसकी ब्राइटनेस कम होती है। बाकी एपर्चर का इमेज फॉर्मेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इमेज की पोजीशन से इसमें कोई लेना देना नहीं। तो मिरर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, the image is going to form at the same position because the radius of curvature is same। aperture size only signify the brightness। सपोज कोई मिरर होता है, उसको कवर कर दिया बीच में, तो एक तरीके से इसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वही ब्राइटनेस के कोरिस्पॉन्डिंग होता है, मतलब ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये एरिया को हाफ कर दिया गया तो ब्राइटनेस भी हाफ हो जाएगी। इस तरीके का हम लोग एक लमसम मानते हैं। स्फेरिकल मिरर को अगर हमने कट किया तो रिफ्लेक्शन की दो पॉसिबिलिटीज है। एक, अंदर वाले सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए और बाहर से रिफ्लेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमने कट किया है तो इसके अंदर ऐसे सिल्वरिंग कर दी जाए, और ये जो बाहर वाला सरफेस हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि बाहर ही हमने सिल्वरिंग कर दी और अंदर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। तो ये दो तरह के हमारे मिरर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इससे ही वैलिड है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है। और एक चीज हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, सपोज ये हमारा एक स्फीयर है और हमको इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज एक पॉइंट पी है, यहाँ पर एक नॉर्मल चाहिए हमको, क्योंकि कहीं पर भी लाइट अगर स्ट्राइक करेगी तो उस पर नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करने के लिए वी नीड नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वही उस पॉइंट का नॉर्मल होता है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो यही इस पॉइंट का नॉर्मल। तो कहीं पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो उसको उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमको ज्वाइन कर देना चाहिए। दैट इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। अब जैसे एक कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, सपोज ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। जनरली कॉनकेव मिरर ये थोड़ा 3D व्यू हो गया, हम लोग उसका 2D व्यू कुछ ऐसा बनाते हैं। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब बेसिकली एक पॉइंट जो बिल्कुल इसके मिड में हो, अगर ग्राउंड पर रखे तो जहां पर वो टच करे ग्राउंड को, उसको बोलते हैं पोल, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन के रेफरेंस से हम लोग मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन है उनको लोकेट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लाइन है दिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ये जो पोल है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से इसको सी से डिनोट किया, इसके बीच का ये डिस्टेंस हमारा आर है। तो ये पी पॉइंट पर भी एक नॉर्मल की तरह ही है। अब कोई भी लाइट रे सपोज हमने ड्रॉ की, कोई भी लाइट रे, पैरेलल हो, कैसा भी लाइट रे हो, और अगर हमको इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हो तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जैसे मैंने कहा कि उस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दिस इज आई।
और विदाउट एनी डिले हम लोग इतना ही एंगल बनाते हुए कोई दूसरी लाइट रे इसे पास कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा आर, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी लाइट रे। तो अगर मान लो दो तरह की लाइट रेज होती है, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती है, जैसे मिरर अगर हमारा बड़ा हो गया, और ये जो हमने एंगल दिखाया है, ये एंगल हमारे छोटे एंगल नहीं है, दे आर नॉट वेरी स्मॉल। तो एंगल अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री होता है तो हम लोग साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, लाइक साइन थीटा इन नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो ये अप्रोक्सीमेशन तब वैलिड होता है जब ये थीटा लेस देन 5 डिग्री हो, और उसके लिए अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 5 डिग्री से कम होने के लिए लाइट रेस को बहुत ही प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज होना होगा। लाइक अगर मैं कोई एक लाइट रे बनाऊं जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से लाइक क्लोज है, लाइक दिस, तो अगर इसका एंगल अगर देखा जाए नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगी एंगल बढ़ता जाएगा। तो जो लाइट रेस बहुत क्लोज होती है उनको बोला जाता है पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल पैरेक्सियल रेस ये होती है वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जितने भी ऑप्टिक्स में फॉर्मूले डिराइव होते हैं, ऑप्टिक्स के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो सब इन्हीं के लिए होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारा रेज जो कि हम ड्रॉ किया, ये इसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मली जो फॉर्मूले हैं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं ये मार्जिनल रेज के लिए नहीं होते। और फॉर्चुनेटली जैसे हमने कहा कि ऑप्टिक्स एक बहुत ही वैसा टॉपिक है जो नीट के बच्चे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस नीट से अगर पूछे भी जाएंगे तो ये सब बिल्कुल भी कोई टच नहीं करने वाला। मार्जिनल रेस के क्वेश्चन रेयर, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग में पूछ भी सकते हैं, मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हमको प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल ही रे डायग्राम से, और उसमें कंडीशंस लगा के ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे पैरेक्सियल रेज में चीजें मर्ज हो जाती है, फोकस एक सिंगल पॉइंट कैसे हो जाता है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो है फोकस, और ये सब हम पैरेक्सियल रेज के लिए डिफाइन करते हैं। तो मैं पहले एक मार्जिनल रेज का एक सिंगल क्वेश्चन ले लेता हूँ कॉनकेव मिरर रिलेटेड, और उससे उसी में हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। जैसे मान लो हमारा ये एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक लाइट रे जो है वो वेरी फार है। हमने ये ऑलरेडी ये कहा हुआ है, दिस इज नॉट, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट दिस इज नॉट वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये लेट्स से दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जहां से इसकी लाइट रेज पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को लेट से कोई पी पॉइंट पर कट करेगा। तो अगर ये पोल है, सोचो पी उस पॉइंट का नाम लो, पोल को हम लोग पी ले लिया, उसको क्यू ले लो, क्यू। सपोज जैसे यहाँ पर अगर जैसे मैंने कहा था नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वैसे तो तुम लोग को ये पूरा रे डायग्राम खुद से ही करना चाहिए, लेकिन अगेन बहुत हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं मैक्सिमम चीज़ें तुमको करके, ये हमारा नॉर्मल होगा और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। लेट्स से दिस इज आई, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल लॉज है। अगर हम उसको लगाए तो ये कुछ यहाँ से पास करेगा, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस लेंथ। ये अगर हमारा पॉइंट क्यू है तो या तो तुम सी क्यू बता दो या पी क्यू बता दो। एंड जनरली दिस इज नॉट इक्वल टू आर बाई टू, ये आर बाई टू नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन जब हम डालेंगे तब ये आर बाई टू के बराबर होगा। अदरवाइज दिस लेंथ सी क्यू एंड पी क्यू आर नॉट गोइंग टू बी आर बाई टू, ये हाफ नहीं होता। और ये बोलना कि सारी लाइटें जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ही पॉइंट पर आके मर्ज करेंगी या एक ही पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे, दिस इज नॉनसेंस। इसमें हमको कंडीशन डालना पड़ेगा पैरेक्सियल रेस का।
जो रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वही ऐसा करेंगी, और जैसा मैंने कहा कि सारे फॉर्मूले उसी के लिए डिफाइन होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास करेगी, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स दैट इज गोइंग टू पास थ्रू। और हमको एक कोई भी जनरल पॉइंट हमने लिया है क्यू, तुमको सी क्यू का वैल्यू निकालना, फाइंड सी क्यू। या फिर पी क्यू, कोई भी एक निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये जो सी टू पी डिस्टेंस है ये आर है। डेफिनेटली योर आंसर शुड कंटेन आर, आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब होने चाहिए। चलो ट्राई करो। इतना टाइम ले रहे हो इसका मतलब ये क्वेश्चन करा ही नहीं किया है, तो क्या फोकस को ऑलरेडी R/2 बोल के ही शुरू कर दिया क्या क्लास? अब बताइए क्या है आंसर, सीक्यू का आंसर क्या है? r minus r by 2 sec theta. R माइनस R, r minus r by 2 sec theta. R/2 सेक आई ना, ऐसा कुछ। नहीं sec theta ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा अच्छा, R/2 सेक आई, ये कह रहे हो ना? Yes sir. दिस इज सिंपल, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू कैन इजिली से ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी आई, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आई हो गया। तो तुम अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, मैं इस पॉइंट का नाम लेता हूँ कुछ देर के लिए ए, तो सी ए क्यू एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस एंगल्स बराबर हो गए, इसलिए साइड बराबर हो गए। अब बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, या तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें या फिर डायरेक्टली साइन रूल लगा लें, क्योंकि ये एंगल हमारा 2i के बराबर होगा और ये एंगल हमारा 180 माइनस 2i के बराबर होगा। मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूँ, एंगल वहाँ बहुत छोटा हो रहा है। ये जो एंगल है 2i के बराबर है, ये टोटल ऑल्टरनेट एंगल, और ये जो एंगल हम लिखे ये हमारा हो गया 180 माइनस 2i। तो चाहो तो तुम साइन रूल लगा सकते हो, या फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस लेंथ को फिगर आउट कर सकते हो, ये 90 डिग्री पर होगा। सी टू ए ये डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साइन रूल लगाओगे तो लिख दोगे r डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 2i, और इन दोनों में से ए क्यू या सी क्यू ये दोनों बराबर ही हैं, इसको मैं एक ले लेता हूँ सी क्यू, दैट कैन बी रिटन एज, इसके अपोजिट एंगल है आई साइन ऑफ आई, और यहाँ से r डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन 2i, एंड दैट इज इक्वल टू सी क्यू डिवाइड बाई साइन आई। ये साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तोड़ सकते हैं, तो हमारा सी क्यू इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2 कॉस आई, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा सी क्यू का। ठीक है, ये सी क्यू का नहीं, ये पी क्यू का वैल्यू है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। ये आंसर जो है पी क्यू का है, तो सी क्यू हमारा r डिवाइड बाई 2 कॉस आई है। अगर हमको पी क्यू निकालना हो तो वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम r, तो पी क्यू इज इक्वल टू r माइनस r डिवाइड बाई 2 टाइम्स कॉस आई, ये हो जाएगा r 1 माइनस 1 2 कॉस आई। अब तुम देख सकते हो कि ये आई का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे ये पी क्यू की डिस्टेंस चेंज करेगा। तो इन जनरल ये बोलना कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो क्यू से पास करेगी, ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। जूनियर क्लासेस में ये बात हम लोग कहते हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस में भी कंडीशंस डालना होगा, मतलब ये पैरेक्सियल रेस हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा
कि ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जैसे साइन थीटा टैन थीटा के लिए थीटा होता है, लेकिन अगर यही कॉस थीटा के लिए पूछा जाए तो ये कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री हो तो कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 1 माइनस कॉस आई, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का टर्म, तो हमारा पी क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू r/2। और इसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फोकस। दिस क्यू पॉइंट इज नोन एज फोकस, और जिसका लेंथ r/2 के बराबर होता है। तो अब ये फोकस को डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक तो हमको समझ में आ गया कि पैरेक्सियल रेज के लिए ही सारा ऑप्टिक्स, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, लेकिन कभी कभी अगर कुछ ऐसा एंगल देके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने एक बार देखा था, यार बीटीएस का क्वेश्चन है कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द पोल, ऐसा डायग्राम दिया हुआ था। पूछा गया था व्हाट इज द फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज पॉसिबल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज पॉसिबल, बताइए। Second was true. क्या Second was true. 2. sec इनवर्स 2 मतलब 60 डिग्री, राइट? तो वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना। तो डेफिनेटली ये जो टर्म हमारा आया है सी क्यू का वैल्यू r डिवाइड बाई कॉस आई, सी क्यू को ही तुम r के बराबर इक्वेट कर दो, जो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, या फिर नॉर्मल दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। ये हमारा जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमारा रेडियस है, और ये भी हमारा रेडियस है, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, और ये एंगल तो आई होगा ही, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये तीनों आई हो गए, तो 60 डिग्री तो साफ साफ दिख रहा है अपने को। तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पोल से कैसे पास करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो मार्जिनल रेस के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे सिंपल वाले पूछ सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको नहीं जानना चाहिए, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ होता है तो हम हर बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से ही पास कराने की कोशिश करेंगे तो हमको ये क्वेश्चन रॉन्ग लगेगा। तो ये हमारा एक तरीके से जनरल एक्सप्रेशन है, ये जो हमने निकाला है ये जनरल एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्जिनल रेस का यही 2 क्वेश्चन है जो तुमको पूछा जा सकता है, अदरवाइज एंगल छोटे होंगे और सारे लाइट रे फोकस से ही पास होंगे। तो फोकस का डेफिनेशन, बहुत बार बच्चे फोकस की भी डेफिनेशन है, फोकस जो है कॉनकेव मिरर के लिए अलग डेफिनेशन होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग डेफिनेशन होगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी पैरेक्सियल रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद ईदर दे कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के हिसाब से अगर देखें तो कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। जैसे ये हमारा अगर कोई लाइट रे, अब मैं जितनी भी लाइट रे दूर भी दिखाऊंगा तो पैरेक्सियल रेज ही होंगी, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पैरेक्सियल रेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं मान लो दूर भी लाइट रे दिखाता हूँ तो दे आर पैरेक्सियल रेज ओनली। अब नजदीक नजदीक दिखाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, दे आर गोइंग टू पास थ्रू सिंगल पॉइंट, कन्वर्ज हो गया, ये सारे कन्वर्ज हो गए। लेकिन अगर यही हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर हो और उसमें ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से जब लाइट रेज जाएंगी, सपोज द लाइट रेज इज गोइंग इन दिस फैशन, तो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे ही वैलिड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको इलॉजिकल ड्राइंग करनी है। नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सपोज कोई भी एक लाइट रे पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये लाइट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो डेफिनेटली लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगा लाइक दिस।
ये हमारा रिफ्लेक्ट बैक होगा। सिमिलरली ये हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट बैक होगा। और जब इसको ये डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, अब इनको एक्सटेंड करेंगे तो दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और ये हमारा होता है फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। और ये जो पोल है और इस फोकस के बीच के जो लेंथ है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये कैपिटल एफ कर लो इसको, और इस फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एफ कर लो, दिस लेंथ इज फोकल लेंथ। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 के ही बराबर होता है। हम लोग पैरेक्सल रेस के लिए r/2 ही लेंगे। और पावर, अभी तुम लोग पावर समझ लो। पावर क्या होता है? पावर होता है -1/f फॉर मिरर। पावर के बारे में एक चीज जो समझनी है कि पावर इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट्स एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग। ऑब्जेक्ट्स मत लिखो, एलिमेंट लिखो तो ज्यादा वर्ड अच्छा होगा। जैसे बहुत बार हम लोग के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मिरर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मिरर, लेंसेस डिस्कस करेंगे तो लेंसेस, तो कोई भी कन्वर्जिंग एलिमेंट है तो उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और डाइवर्जिंग है तो उसका निगेटिव होना चाहिए। ये नॉर्मल कन्वेंशन है, और उसी कन्वेंशन पर ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये लेंस में देखेंगे तो ये माइनस नहीं आता, सिर्फली 1/f आता है, तो उसका रीजन वहाँ पर अलग है। तो वहाँ पर भी कन्वर्जिंग जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है बोल के माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर का जो साइन कन्वेंशन हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक फोकल लेंथ के साथ माइनस आ जाता है कॉनकेव मिरर के, दैट्स व्हाई वी पुट अ माइनस साइन। और फोकल लेंथ को मीटर में ही लेना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन मीटर। और ये जो पावर होता है ये डायोप्टर में होता है, कैपिटल डी, डायोप्टर। तो इस तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉनकेव मिरर हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि कोई भी कॉनकेव मिरर या मिरर फॉर्मूला, जैसे हमारा जो प्लेन मिरर था वो एक रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को डिफर कर रहा था, वैसे ही हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो भी रियल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड को डिफर करता है। तो इसमें डिस्टेंसेस कहाँ से लें? तो एक तरीका होता है सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा अपना साइन कन्वेंशन ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो डिस्टेंसेस हैं वो जैसे वहाँ पर हम लोग मेजर करते थे, वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होता था। प्लेन मिरर के लिए हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी होता है। तो प्लेन मिरर r tends to infinity, this implies focal length is also tends to infinity। ये चीज याद रखना, कभी कभी ये पूछ देते हैं। तो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर डिस्टेंसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, एक नया टर्म हमारा ऐड होगा, सेंट फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और ये साइन कन्वेंशन इज गोइंग टू फॉलो इन द इंटायर ऑप्टिक्स। जहां जहां भी साइन कन्वेंशन का जरूरत होगा हम लोग यही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और साइन कन्वेंशन भी सिंपली 2 लाइन का है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा उसके लिए पापड़ बनना है। एक ही साइन कन्वेंशन पूरे ऑप्टिक्स में जो हम लोग लेने वाले हैं, क्या है वो? ऊपर और नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस ऊपर मेजर करनी हो, कोई भी डिस्टेंस नीचे मेजर करनी हो, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। सिर्फ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं उसमें हमारा थोड़ा फर्क आता है। जैसे पहला जो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, ये तो बहुत सिंपल सा बात है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डायरेक्शन ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, लेंथ डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसे लिखो, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन
ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब देखो, फर्क नहीं पड़ता कि हमने कॉनकेव मिरर ऐसा बनाया है या कॉनकेव मिरर ऐसा बनाया है। ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर मान लो कॉनकेव मिरर हमने ऐसा बनाया है तो इंसिडेंट रे इधर ही होगी, पीछे तो हो नहीं सकती। इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर हमने ऐसा बनाया है तो इंसिडेंट रे हमारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, ये बात समझना। मतलब पोल से हम किधर जा रहे हैं, पोल से हम जिधर जाएंगे अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। जैसे ही ये डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमने ये फिक्स किया, डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। जैसे अभी फोकस की बात है, फोकल लेंथ के बारे में बात कर ली। अगर कोई भी कॉनकेव मिरर होगा तो उसके लिए जो फोकस है, फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर, तो तुम देखोगे कि ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एफ इज एन अपोजिट डायरेक्शन। और कॉन्वेक्स मिरर चाहे तुम कैसे भी ड्रॉ कर लो, यू आर गोइंग टू मेजर द फोकस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहने वाला है। जैसे ही हमने ये लिखा ना, तो कुछ हमारे फोकल लेंथ मैंने साइन कन्वेंशन फिक्स हो चुके हैं। जैसे फॉर कॉनकेव मिरर एफ नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ पॉजिटिव, और फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट को हमने बताया था पिछले क्लासेस में, यू नेगेटिव। कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने ही होता है और उसी से लाइट रे जाती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमको मेजर करना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा निगेटिव लेना चाहिए। तो हमारे पास तीन ही क्वांटिटीज है, वी यू एंड एफ। दो क्वांटिटी का साइन हमने फिक्स कर दिया। अब एक क्वांटिटी है जो कैलकुलेशन से है और उसके साइन हमको बताएगा कि उसका नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, क्या है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन को लेके जो बच्चे बहुत मतलब फंबल करते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा जरूरत ही नहीं है कि हमको साइन कन्वेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़े। ऑप्टिक्स में सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन से ही यूज होते हैं, उसके बिना हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कोई भी डेटा अगर हमको दिया गया है और हम उसमें वो बिना साइन कन्वेंशन के यूज कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। लेकिन साइन कन्वेंशन हमारा डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट रियल होगा तो चाहे वो कोई भी ऑप्टिक्स का कोई भी पार्ट हो, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव ही लेना है, कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जब तक मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर जब जब आएगा उसका फोकल लेंथ को निगेटिव ही लेना है, कॉन्वेक्स मिरर आएगा उसका फोकल लेंथ को पॉजिटिव ही लेना है, कहानी खत्म हो गई। अब उसके अलावा ऊपर और नीचे की बात है, वो हमने कोऑर्डिनेट्स वाला ही बात होता है कि डिस्टेंसेस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डिस्टेंसेस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। Above the principal axis is taken positive and below the principal axis is taken negative. तो यही साइन कन्वेंशन है जो हम लोग को फॉलो करना है। अब देखो, ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबका डेरिवेशन है, लेकिन मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन बताने में फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वो मिस होता है। और डेरिवेशन तो मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग के बच्चों तक को जरूरत नहीं पड़ती, कायदे से देखा जाए तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में इसी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि डेरिवेशन में ही वो सारा डिस्कशन चला जाता है, क्वेश्चन पर हम लोग फोकस ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर हम सारे डेरिवेशंस करने लगेंगे तो सिर्फ डेरिवेशन में ही 4-5 दिन 7 दिन निकल जाएंगे। मिरर फार्मूला है, फिर उसके बाद लेंस फार्मूला है, उसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट, प्लेन सर्फेसेस, स्फेरिकल सर्फेसेस, बहुत सारे एक के बाद एक डेरिवेशन भरे पड़े हैं। रादर देन गोइंग टू द डेरिवेशंस,
we simply focus on the results and how to implement the results in the question. उससे क्या आउटकम हो सकता है, क्या क्या रे डायग्राम पॉसिबल है। तो जैसे देखो मिरर्स जो है वो बहुत नया नहीं है, बहुत सारे बच्चे 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में ये सब पढ़ के आते हैं, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी चीज़ों को याद रखा है तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, इमेज कैसे फॉर्म की जाती है, चार मोस्टली जो लाइट रेज हम लोग लेते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। और पहले जो हमारा आइडिया था वो सिर्फ ऐसा था कि हमको एक लमसम पोजीशन पता चलता था कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, कॉनकेव मिरर का केस है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा। अब हमको उसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा जो हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है और जो हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। दोनों मैच करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मतलब आंसर करेंगे हम, तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमने जो किया वो सही किया है। इसमें हमारा हेल्प मिलेगा। वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द इंटायर रे डायग्राम अगेन कि यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बनता है। किसी को मान लो याद नहीं आ रहा है, अपने प्रैक्टिस के लिए उसने कर लिया तो कोई बुराई नहीं है, बट वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल द रे डायग्राम्स। 7-8 केस जो कॉनकेव मिरर के बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा केस नहीं बनते। तो हमको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कंक्लूजन जो है कि हमारा अगर यहाँ होगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ होगा तो यहाँ बनेगा, एक कंक्लूजन भी अगर दिमाग में रहा और अगर कोई वैसा डेटा आया तो हम उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं और करने के बाद जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो आंसर है ये हमारे उस टेबल को मैच कर रहा है, तो भाई हमने जो किया वो सही किया है। तो जैसे लाइट रेज की बात होती है, कोई भी कॉनकेव मिरर की मैं बात करूँ, दोनों में देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें लाइट रेज मोस्टली 3 या 4 लाइट रेज को लेकर हम इमेजेस फॉर्म करते हैं। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर गई तो ये एक ही पॉइंट फोकस से पास करेगी, ये तो हमने देख ही लिया। एक तरीके से इसको हम लाइट रेज 1 बोल देते हैं। दूसरी लाइट रेज ऐसी हो सकती है कि जो फोकस से ही जाए, इनिशियली इट इज गोइंग टू पास टू द फोकस, बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि यहाँ से अगर जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग सेकंड बोल सकते हैं, the second type of light ray that we use. Third type of light ray जैसा हम लोग ने प्लेन मिरर के लिए किया था, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे निकलेगी और इस तरह से जाएगी तो चूंकि ये नॉर्मल है उस पॉइंट का, तो ये वैसे ही वापस आ जाएगी, ऐसे ही वापस आएगी, तो ये थर्ड लाइट रे होगी। और फोर्थ लाइट रे अगर जरूरत पड़ा तो हम कोई भी लाइट रे इस तरह से ले सकते हैं जो इस पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, कोई एंगल बनाता हुआ। और जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ इज अ नॉर्मल एट दैट पॉइंट पोल पर, तो वो उतना ही एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये चौथा लाइट रे। इनमें से कोई भी दो एक पॉइंट के लिए हमारा जरूरी है अगर हमको इमेज फॉर्म करना है तो। ऐसा ही कॉनकेव मिरर के लिए भी कर सकते हो, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हो। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो जैसा हमने बताया था कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल गोइंग टू डाइवर्ज समथिंग लाइक दिस। तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इसका फोकस है। अगर मान लो कोई लाइट रे इसी फोकस पर इस तरह से टारगेट करके है, लाइक दिस। बहुत बार बच्चे क्या होता है कि कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का करते ही नहीं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। इसके अलावा एक लाइट रे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये हमारा सी है, तो अगर इस तरह से फॉलो नॉर्मल बिल्कुल इसी तरह से, तो ऐसे रिवर्ट बैक भी हो जाएगा। और चौथा जैसा वहां हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये मोस्टली 4 लाइट रेज है जो कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जरूरी होते हैं। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम 6-7 इसलिए ड्रॉ करने पड़ते हैं कि ये एक ऐसा मिरर है
जो वर्चुअल, रियल, सेम साइज, स्मॉल साइज, इन लार्ज साइज, सारे इमेजेस इसमें बनते हैं। लेकिन अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, फॉर रियल, हम लोग सिर्फ अभी रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, रियल इमेज ही बनाता है, इन लार्ज ही बनाता है और डिमिनिश्ड ही बनाता है। सारी पॉसिबिलिटी इसमें हमको देखने मिलती है। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर में हमको फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, और पोजीशन ऑफ इमेज भी इंटरेस्टिंगली पोल से फोकस के बीच ही लाई करता है। इमेज पोजीशन is going to lie between pole and focus. जैसे पोल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकली बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पोल पर इमेज बनता है और इन्फिनिटी पर हो तो फोकस पर बनता है। मतलब हम पोल से दूर कितना भी ऑब्जेक्ट को रख दें, हमारा इमेज इसी से इसी के बीच जाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में देयर आर पॉसिबिलिटी, मिरर के पीछे बन सकता है, मिरर के आगे बन सकता है। जब तक फोकस तक हम ऑब्जेक्ट को, जैसे पोल पर ऑब्जेक्ट है तो पोल से फोकस तक जब लेके आते हैं तो इमेज हमारा वर्चुअल होता है, इनलार्ज होता है। फोकस इज ए सिंगल पॉइंट जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। और एक बार फोकस को हम जंप किया और पीछे गए तो इमेज रियल बनने लगते हैं, इनलार्ज्ड, बियॉन्ड सी। और एक बार सी पर आओगे तो सी पर डायरेक्टली उसी के नीचे सी पर ही बनता है, सेम साइज, रियल इमेजेस। सी से बियॉन्ड जाओगे तो इमेज सी और एफ के बीच बनेगा, और इन्फिनिटी पर जाओगे तो एफ पर बन जाएगा। तो फोकस पर और फोकल प्लेन, ये भी थोड़ा सा तुम लोग समझ लो कि फोकस क्या होता है और फोकल प्लेन क्या होता है। तो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। तो एक प्लेन जो कि हम कंसिडर कर लें अगर इस तरह से, जो कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, और प्रिंसिपल एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो काइंड ऑफ, और ये फोकस से पास करता हो, तो इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन। तो अगर कुछ लाइट रेज जो होती हैं वो दूर से आती हैं, जैसे सन से जो लाइट रेज आती है हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, तो ये जो टकरा के ये जो इमेज बनाती है ये फोकल प्लेन पर ही बनता है। ये जो इमेज बनता है ये इसी प्लेन में नीचे बनता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर ही बनेगा, लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो इसी प्लेन में ही वो इमेज कैसे भी बनेगा, लेकिन फोकस पर ही बनेगा। अब फोकस पर बनने का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर बन गया, लेकिन अगर इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो फिर वो फोकल प्लेन में बनता है। हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन, और अगर वो लाइन ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो साइन कन्वेंशन के बाद फोकल लेंथ, नेगेटिव, पॉजिटिव, वहाँ वर्चुअल रियल की बात। तो जैसे मैंने कहा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मतलब प्लेन मिरर में ही कहा था कि जो सामने का सरफेस है, सामने का जो वर्ल्ड है, मिरर क्या करता है, पूरे दो पार्ट में डिवाइड करता है इंटायर वर्ल्ड को। तो मिरर के जो सामने का जो एरिया है वो पूरा पूरा रियल है। अगर उसमें कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो वो रियल वर्ल्ड है। जैसे ही अगर इंटरसेक्शन, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एक्चुअली, तो हमारा रियल इमेज हो जाएगा। और अगर लाइट डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट गोइंग टू मीट इन रियल, तो हमको लगेगा कि मिरर के पीछे से कहीं से लाइट रे आ रही है, मतलब दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, और वो हमारा वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो वर्चुअल साइड में अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल इमेज, रियल साइड में हो रहा है तो रियल इमेज। जनरली अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर रखें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो जो रियल इमेजेस बनते हैं वो नीचे इन्वर्टेड बनते हैं। इसलिए मैग्निफिकेशन
पहले तो एक टर्म और ही डिफाइन ही कर लो, मैग्निफिकेशन, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैग्निफिकेशन, देखो नॉर्मली जब हम जूनियर क्लासेस से मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज स्टिल सेम, इमेज लेंथ या इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। लेकिन कभी कभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल ऐसे नहीं रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे भी रखा जा सकता है, और इस पर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर्स में। आईआईटी ने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पर, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन दोनों को डील करने का तरीका अलग होता है, इसको डील करने का तरीका अलग है और इसको डील करने का तरीका अलग है। इसके कोरेस्पोंडिंग जो इमेज बनता है, फॉर एग्जांपल रियल बना तो ऐसा बनेगा, वर्चुअल बना तो ये अगर मिरर है लेट्स से तो ये ऐसा बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही बन रहा है। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, लैटरल या फिर ट्रांसवर्स, ये तीनों एक ही वर्ड है मैग्निफिकेशन। और इसके लिए टर्म डिफाइन होता है एम, जो कि प्लेन मिरर के लिए हम लोग बोलते हैं इसको माइनस वी बाई यू। ये माइनस इंटेंशनली लगाया गया है ताकि, अब तुम देख सकते हो कि जब रियल इमेज बनता है तो ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, और रियल इमेज के लिए थोड़ा सा तुम लोग साइन कन्वेंशन को रियलाइज करने की कोशिश करो। एक तो है कि भाई साइन कन्वेंशन आया, हमने रट्टा मार लिया, प्लस है माइनस है क्यों है कैसे, लेकिन थोड़ा सा उसका क्यों कैसे भी समझ लोगे तो सही रहेगा। कभी कंफ्यूजन हुआ, कभी कॉन्फ्लिक्ट आया तो तुम साइन को साइड करके भी काम कर सकते हो ऐसा। तो जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ द पोल होते हैं, और जब रियल इमेज बनता है उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम साइड में होते हैं। जब सेम साइड में कोई डिस्टेंसेस हो तो उनका नेचर सेम हो जाएगा, साइन सेम हो जाएगा। अब ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और हमने कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जो डिस्टेंसेस है उनको पॉजिटिव लिया जाएगा और जो बिलो है उनको निगेटिव लिया जाएगा। तो कायदे से ये जो ऑब्जेक्ट हाइट है ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो इमेज हाइट है वो निगेटिव हो जाएगी। मतलब ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल मैग्निफिकेशन का, इसमें ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव और इमेज हाइट निगेटिव होगी, तो कायदे से रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव ही होना चाहिए। मतलब मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। ये बात बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है, क्योंकि रियल इमेज कभी सेम साइड बनता ही नहीं है। तुम ऑब्जेक्ट को नीचे कर दोगे तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगा, तो मतलब ये हमेशा उल्टा ही बनता है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम तरफ नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव नेचर का होगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला जो आता है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल से आता है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। अगर यू और भी को देखो तो रियल इमेज में यू और भी दोनों सेम साइड में है, तो यू और भी का दोनों या तो निगेटिव होंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम एडिशनल माइनस नहीं डालें तो फिर हमारा ये चीज जस्टिफाई नहीं होगा। वर्चुअल इमेज में ये चीज अपने आप हो जा रहा है। देखो यू और भी दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यू और भी जो अपोजिट नेचर के हैं और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड बन रहे हैं, तो इनका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए था। और ये माइनस, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ऑब्वियस सी बात है एक प्लस होएगा एक माइनस होएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो m इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर v हमारा नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये कि ये रियल इमेज की केस है। मान लो अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, देखो मैं बार बार कंडीशन इसलिए डालता हूं कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन में कंडीशन को से उल्टा क्वेश्चन पूछते देखा है कि जब मैं बिना कंडीशन के कोई भी स्टेटमेंट बोलता हूं तो मेरे को वही क्वेश्चन दिखने लगता है।
और फिर मेरे को लगता है कि अगर तुम लोगों ने वही मिस्टेक कर दिया तो फिर मेरा बताना ही बेकार हो गया। इसलिए मैं जब भी कोई चीज बोलता हूं तो कंडीशन लगा के ही बोलता हूं। अब भी निगेटिव बोला और हमने ये नहीं बोला कि ये रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी निगेटिव का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो और अगर भी पॉजिटिव है तो ये हमारा रियल वर्चुअल इमेज है। तो इस चीज को अगर हम दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा, मिरर फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे तो हमको अपने आप ये बात दिमाग में बैठ चुकी है कि मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब रियल होता है, भी निगेटिव का मतलब रियल होता है। रियल इमेज जब बनता है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव आना ही चाहिए। तो मान लो अगर कभी तुमने गलती से माइनस को छोड़ भी दिया कहीं, तब भी तुम उसको माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब तुमको माइनस प्लस में हेजिटेशन नहीं होगा। ये एक मैग्निफिकेशन है जब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखा गया है। एक दूसरा मैग्निफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और इसकी भी दो वैरायटी है। इसका फॉर्मूला मैं अभी डिराइव नहीं करूंगा, मतलब इसका फॉर्मूला एक्चुअली मिरर फॉर्मूला के बाद बताएंगे, लेकिन पहले इस टर्म को समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब आता है पिक्चर में, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रख दिया जाए, लाइक दिस, सपोज ए एंड बी, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इस तरह की सिचुएशन में कायदे से इसका इमेज कैसे बनना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिक ये कहता है कि इस एंड का हम एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लें, इस एंड का एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लें, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस निकाल दें। ये अगर हमारा u1 हो गया, ये हमारा u2 हो गया, तो डेल्टा u विल बी आवर ऑब्जेक्ट लेंथ। उसी तरह से डेल्टा v जो हम निकालेंगे इसका हो जाएगा इमेज लेंथ। तो ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन है ये हमारा डेल्टा u बाई डेल्टा v है। अब अगर ये साइज बहुत छोटा रहा तब तो ठीक है, नहीं अगर साइज एप्रिशिएबल रहा तब फिर हमको इसमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। इस पर हम लोग आएंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पर, और इस पर एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस केस के लिए है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो नॉर्मली जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे ना, तो वो एक तरीके से जब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो उसके लिए होगा। मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब होता है इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ। अब ओरिएंटेशन पर है, इसको हमने कैसा प्लेस किया है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस किया या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस किया है। अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस किया है तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैग्निफिकेशन। अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस किया वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस बी बाई यू नहीं होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा जो बाद में हम लोग देखेंगे। हम लोग जो मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं जूनियर क्लासेस में ये पढ़ते हैं वो हमारा नॉर्मल मैग्निफिकेशन है। ट्रांसवर्स बोलो, लेटरल बोलो, इसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मली प्लेस्ड होता है। ठीक है सर। हाँ हाँ। सर डेल्टा यू बाय डेल्टा वी किस केस के लिए बोले? जब ऑब्जेक्ट हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड हो जाए, देखा डायग्राम बनाया तो है, यहाँ ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है ना प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो सर अभी आप बोले ना उसका डिराइव करेंगे तो मतलब हाँ नहीं, तो ये मिरर फॉर्मूला, ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो मिरर फॉर्मूला से आता है, इसलिए अभी इसका फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा। वैसे लिखने के लिए लिख सकते हैं हम माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ये एप्रिशिएबली लार्ज वैल्यू का हुआ, जैसे मान लो
फोकल लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर और AB का लेंथ हो गया लेट से 5 सेंटीमीटर। जस्ट एज्यूम दिस, ऐसा एक एग्जांपल के लिए सोचो ऐसा कि पहला केस है जो हम लोग लेते हैं कि अगर इस मिरर का फोकल लेंथ हमारा है 20 सेंटीमीटर और ये जो डेल्टा यू है ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मतलब कि दोनों के एंड पॉइंट्स का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को की तरह कंसिडर करके दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इमेज लेंथ निकाल के दोनों के V1 माइनस V2 निकाल के और इसको डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर, ये सेकंड केस है कि F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट लेंथ हमारा दे दिया गया 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। अब ये जो सिचुएशन है इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए फिर हमारा dV/du ये फॉर्मूला यूज होता है और ये होता है -v/u का स्क्वायर। ये मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके आता है, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं -m का स्क्वायर, वेयर m इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका, और ये माइनस का भी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो b और a हमने लिखा है इमेज इसका उल्टा बनता है। पहले b आ रहा है तो इमेज पहले a का बनेगा, b का इमेज बाद में बनेगा, मतलब इसका जो भी इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। लाइक ओरिएंटेशन की मैं बात अभी नहीं कर रहा, ओरिएंटेशन कहाँ होगा वो मैं नहीं बोल रहा अभी, लेकिन पहले इसमें a आएगा उसके बाद b आएगा, हर बार ऐसा ही होगा। तो इसलिए माइनस साइन आता है, यहाँ भी माइनस साइन आएगा। ये जो हमने किया है ये भी डेल v/del u से भी माइनस साइन आएगा। ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, अगर साइन की बात करें तो यहाँ पर एक माइनस यहाँ भी आएगा, क्योंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का उल्टा बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखा हुआ है तो इमेज बी ए बनेगा, नजदीक बी रहे, नजदीक जो है वो इन एंड्स चेंज हो जाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट का लेंथ मिलीमीटर में आ जाए, कंपेरेबली बहुत छोटा हो जाए, तो फिर हमको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है dV/du, और इसको निकालने का तरीका है मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करना। हम लोग पहले एक बार मिरर फॉर्मूला पर आते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें और अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। अभी तो हमने तुमको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा जो तुम लोग ने पढ़ा है उसको एक तरीके से अरेंज कर लिया। अब एक बार हम लोग मिरर फॉर्मूला लिखेंगे तो मैक्सिमम बातें वहां से सब कनेक्ट हो जाएंगी। हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है हाँ। ये प्लेन मिरर, हाँ बोलो। वो डेल्टा V/डेल्टा U नहीं होना चाहिए क्या? डेल्टा V, बाय और डेल्टा सॉरी गलत लिखे ना, डेल्टा V/डेल्टा U होगा ना। इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ होता है ना, हमेशा ये बात याद रखना, इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ, डेल्टा V/डेल्टा U, सॉरी। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर चाहो तो तुम यही फॉर्मूला रख लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमको v निकालना है तो रादर देन मगिंग अप दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला बिना लिखे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग करते थे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ऐसा कर देंगे और हो जाएगा u माइनस f divided by uf, and that is equals to 1/v, final value v is equals to uf divided by u minus f। बस ये है तुम्हारे लिए मिरर फॉर्मूला। जब भी इमेज लेंथ इमेज की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम डायरेक्टली रादर देन कि ये फॉर्मूला यूज करें, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v is equals to uf divided by u minus f। अब इसमें साइन के साथ वैल्यूज डालने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो एक कॉनकेव मिरर का केस है, फोकल लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया लेट से 15 सेंटीमीटर पर। ध्यान से देखते रहना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चलो अभी मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन कहता है कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, वर्चुअल इमेज बनना चाहिए तो भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम पहले से ही श्योर है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होना चाहिए, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए। तो ये चीज हम यहीं पर आके बच्चे फंबल करने लगते हैं। ये चीज अगर तुमने सही से पुट कर दिया तो अब आंसर तुम्हारा अपने आप सही आना चाहिए। 15 इंटू 2 300 ही आ जाएगा, और ये -15 प्लस 20, तो -15 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 300 अपॉन 5, ये हो जाएगा 60। और प्लस 60 आने का मतलब, जैसे हमने कहा था v अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वर्चुअल इमेज आना भी चाहिए। तो हमारे लिए यही फॉर्मूला बढ़िया है। उसके अलावा अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 15 से हम ज्यादा 25 कर देते, लेट्स अज्यूम दिस, ये हमारा फोकस है और हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 25 कर दिया। अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि फोकस से बाहर चला गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज रियल होना चाहिए। इमेज रियल होना चाहिए मतलब भी निगेटिव आना चाहिए। चेक कर लो, -25, -20, -25, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई -5, -100। तो अगर तुमने सारी चीजों को रियलाइज कर लिया है ना, तो तुमको साइन पर पूरा कंट्रोल होगा कि यही आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हर तरह की पॉसिबिलिटी है, वर्चुअल इमेज भी इनलार्ज हो सकता है, रियल इमेज भी इनलार्ज हो सकता है। तो और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा जो इमेज है वो इनलार्ज इमेज बने, ये नहीं हो सकता। तो अगर कभी भी कोई ये स्फेरिकल मिरर बोल के इनलार्ज इमेज की बात होती है तो मान के चलेंगे कि वो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। जैसे स्फेरिकल मिरर, ऐसा एक क्वेश्चन मान लो लेते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर of focal length 30 centimeter forming 4 times enlarged image. Find the position of object. चलिए इसको ट्राई कीजिए तो एक बार। दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ उस क्लास के बच्चे कम ही होते जा रहे हैं। पिछले दिन 16 थे, आज 14 ही है। आज कौन कौन नहीं है? आज नचिकेत आ गया तो कोई और एब्सेंट हो गया। माधव का क्या चल रहा है? माधव हर बार लगातार क्लासेस मिस कर रहा है। ठीक हो गया है ना वो? आज दिशा नहीं ज्वाइन की है। मधुरा नहीं ज्वाइन की है। इशिता ने भी नहीं ज्वाइन किया। कहाँ बच्चे ऐसे कैजुअल ले रहे पढ़ाई को। हाँ बोलिए। 22.5 सेंटीमीटर पे। कहाँ? कितना? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5। और किसी का आंसर है? सेम है। श्रद्धा आप बताएं। सेम है सर, हम्म। सेम है। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सिंगल आंसर नहीं होगा, 2 आंसर होंगे। ठीक है, 2 आंसर होंगे। हमने इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ही इसका सारा सोल्यूशन बता दिया था, बट तुम लोगों ने बातों पर ध्यान नहीं दिया।
हमने यहाँ पर भी ये बात बताई कि किस कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल भी इनलार्ज बनाता है और रियल भी इनलार्ज बनाता है। वर्चुअल भी डिमिनिश्ड बनाता है, वर्चुअल डिमिनिश्ड, रियल डिमिनिश्ड है, वर्चुअल डिमिनिश्ड सोचना पड़ेगा सर, वर्चुअल डिमिनिश्ड नहीं बनाता। तो जब मैं इनलार्ज इमेज की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर है, ये समझ में आता है, ये कॉन्केव, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्केव है। लेकिन ये 4 टाइम्स इनलार्ज इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये कैसे डिसाइड हुआ? और हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक सिंगल ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यानी कि इस क्वेश्चन को एक बार m इज इक्वल टू 4 और एक बार m इज इक्वल टू -4, ये दोनों लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होता है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं दिया गया, इमेज डिस्टेंस भी नहीं दिया गया, अब वो किसका साइन ले, किसका साइन नहीं ले, m को कब प्लस ले माइनस ले। तो हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करने का बात नहीं होता। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए था कि इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। ये जो तुम लोगों ने आंसर बताया है ये 30 से कम बताया है, मतलब ये वर्चुअल इमेज के लिए तुम बता रहे हो। एक 30 से ज्यादा भी वैल्यू आएगा जो रियल इमेज के लिए हो, के लिए हमारे पास ये जो बेसिक फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे m के टर्म्स में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं सामने करना चाहता हूं क्योंकि सारे फॉर्मूले तुम याद नहीं कर पाओगे, कि अभी तो मिरर चल रहा है, लेंस में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा प्लस माइनस का, अब मिक्सिंग होने लगेगी, ये फॉर्मूला मिरर का था, लेंस का था, तो इसलिए तुम सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, कुछ फॉर्मूले कैलकुलेशन के दौरान ही तुमको करने पड़ेंगे। तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ u एंड m एंड f, बेसिकली u m एंड f करना चाहता हूँ, f भी को हटाना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है करना, तुम थ्रू आउट इसको u से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा u/v प्लस u/u इज इक्वल टू u/f। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसको हम 1/v/u ऐसा लिख सकते हैं, +1 एंड दैट इज इक्वल टू u/f। अब मैग्निफिकेशन, ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसका फॉर्मूला हमने लिखा था -v/u, ध्यान से देखो, यानी कि v/u यहां से लिखा जा सकता है -m और यहां पर -m हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 1 - 1/m is equals to u/f and the final value u is equals to f times 1 - 1/m। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, सीधे सीधे यही पूछ देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे डायरेक्टली यही पूछा गया है। तो हमको ये सब करने आना चाहिए और हम बहुत दिन तक इसको याद नहीं रख सकते, ये प्लस माइनस का फर्क, m ऊपर था नीचे था, जैसे तुम u मल्टीप्लाई किया, हम v मल्टीप्लाई करते हैं तो v के टर्म्स में एक रिलेशन बन जाता है, तो वो भी एक वैलिड रिलेशन है, वो v के टर्म्स में, ये u के टर्म्स में, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था इसलिए मैंने u के टर्म्स में निकाला। अब फर्स्ट सिचुएशन के लिए m इज इक्वल टू 4 +4 डाल दो, क्योंकि कॉन्केव मिरर का केस है तो फोकल लेंथ को तो माइनस ही लेना पड़ेगा हर केस में। तो हमारे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसके लिए u क्या हो जाएगा, तो -30 1 - 1/, और रियल इमेज के लिए इसको ले लेंगे 4, -30 × 3/4 और ये हो जाएगा -22.5। अब बच्चे माइनस आने पर घबरा जाते हैं, सर ये माइनस आ गया, आंसर तो 22.5 दिया हुआ है। अरे रियल इमेज हमेशा, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइन लेता है, ये तो बहुत पहले ही बताया जा चुका है। जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सॉल्व करें तो उसे माइनस आ गया तो क्या दिक्कत है, ये तो आना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव ही आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये माइनस हमारे लिए बुरा नहीं है। सिमिलरली अगर मान लो तुम सेकंड वाले को ट्राई करते हो तो उसमें भी -30 1 - 1/, अब -4 करेंगे, -30 ये हो जाएगा 1 + 1/4, ये हो जाएगा 5/4, तो -30 × 5/4 तो ये हो जाएगा
150/4, तो 4×3 = 12, 37.5 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा वैल्यू होना भी चाहिए, रियल इमेज की केस है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, 22.5 एब्सोल्युटली करेक्ट और 37.5। अब आंसर देते समय तुमको ये केयर करना है कि ये माइनस के साथ देना है नहीं देना है, वो हमको ऑप्शन में डिसाइड होगा। और कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में नहीं देते। सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है तो एक तरीके से वो मैग्नीट्यूड पूछना चाहते हैं, इसलिए अगर आंसर में माइनस आया भी है तो वी कैन सिंपली इग्नोर, लेकिन हमको पता है कि वो माइनस क्यों आया। और अगर मान लो आंसर में माइनस और प्लस दोनों है तो मतलब तुम बिल्कुल माइनस के साथ पुट करो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ज्यादातर सिचुएशन में हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सीधे सीधे वैल्यू दे देते हैं, तो माइनस को इग्नोर किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन है और हमको पता होना चाहिए बात कि हमको जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब आता है और ये कॉनकेव मिरर नहीं होगा। और दूसरी बात कि कॉनकेव मिरर में दो केसेस के लिए ऐसा होगा, दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे और हमको इसी तरीके से मॉडिफाई करके ही फॉर्मूला यूज करना है, रादर देन कि हम m को 4 लेके इसको। क्या होता है दिक्कत कि बच्चे m का वैल्यू -v/u लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो m का वैल्यू एक बार 4 ले लिया तो इसको लिखेंगे -v/u। अब दिमाग में ये कंसेप्ट चलेगा कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं है, u इमेज डिस्टेंस भी नहीं है, तो इसका साइन लेंगे, तो इसका साइन क्या लेंगे। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट का बात नहीं है, अगर जैसा जैसा हमने बताया है तुम वैसा वैसा सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन मान लिया -u, तो चूंकि रियल इमेज है तो इमेज भी -v होगा, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट होके -v/u, ये साइन के साथ ही कंसीडर कर लिए तुमने। अब इसको वैल्यू पुट करके सीधे फॉर्मूला में डाल दो। यहां पर जब तुम करोगे तो तुमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ले लिया, इमेज डिस्टेंस v ले लिया, तो तुमको पता है कि v पॉजिटिव होना है, u नेगेटिव होना है, तो ये तो फॉर्मूला का माइनस है। यहाँ पर v को पॉजिटिव रखेंगे, ऑब्जेक्ट को माइनस u लिखेंगे। अब जब तुम ये माइनस लगा दिए तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो साइन के बिना आएगा, वो सिर्फ वैल्यू आएगा पॉजिटिव। मैं फिर से इस बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, जैसे मान लो m = 4, मैं एक तरीके से सॉल्व भी कर देता हूँ, वैसे करना नहीं है, ऐसे डोंट डू दिस। हमने रियल इमेज के केस लिए, ये रियल इमेज है, फॉर रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज ना, पॉजिटिव ले रहे तो वर्चुअल इमेज ना, फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में u और v अपोजिट नेचर के होते हैं। तो मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिया u और इमेज डिस्टेंस को लिया v, तो ऐसा मेरा नेगेटिव साइन लेता है। एक मिनट बच्चे, हेलो, हाँ बोलिए। अब गाड़ी बाहर है, मैं रख देता हूँ। रख देते हैं आपको। ओके, मैं क्या बोल रहा था कि वर्चुअल इमेज में हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ले लिया, इमेज डिस्टेंस v ले लिया, तो इस दोनों के साइन हमको पता है। हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u होगा और इमेज डिस्टेंस +v होगा।
इन दोनों के साइन हमने ले लिए। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस वी बाई यू। माइनस वी हमारा प्लस वी है, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होके हमारा v और u में एक रिलेशन दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? v बाई यू इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 4u। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब v को हमको 4u लेना है, प्लस u हमारा क्या होगा? तो u हमारा माइनस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर निगेटिव लेना पड़ेगा। और फोकल लेंथ क्या होगा? कॉनकेव मिरर है, तो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4u 1 माइनस 4, सॉरी हाँ ठीक है, -4 इज इक्वल टू -1/30 -3/4u इज इक्वल टू -1/30। अब तुम देखोगे यहाँ पर u जो है 90/4 है, यहाँ माइनस नहीं है। क्यों? तुमने पहले ही u के साथ साइन ले लिया था। तो जब u के साथ तुमने माइनस साइन ले लिया तो इसमें u के साथ माइनस आएगा ही नहीं, ये प्लस आएगा सिर्फ। और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने इस तरीके में क्या किया? हमने u का कोई साइन ही नहीं लिया, हमने बाकी सारे टर्म्स के साइन लिए और u का साइन जो भी आएगा वही मान लेंगे। तो इसमें ये जो तरीका है ना, इससे बच्चे कहीं कहीं फंबल करने लगते हैं। ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर पुट करने में उनको लगता है कि हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ लेना जरूरी है क्या? अब ये दोनों जगह पर उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाता है। तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड ही नहीं करता, ये तरीका ही नहीं है, ये तरीका है। तुम सीधे सीधे u के लिए सारे वैल्यूज को पुट कर दो साइन के साथ, m के टर्म्स में भी u दोनों के बीच में रिलेशन निकालने का बात ही खत्म हो जाएगा। और बाकी अगर तुम मतलब कॉन्फिडेंट हो गए साइन कन्वेंशन को लेके कि नहीं यही करना है, यही ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुम कैसे भी करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। अगर हमने साइन पहले डाल दिया है तो आंसर में साइन नहीं आएगा, अगर हमने पहले साइन कंसिडर नहीं किया तो आंसर साइन के साथ आएगा। बस यही बात है। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की अगर बात देखी जाए ये कहीं भी खड़ा रहे, ये हमारा लाइट रेज है, कुछ इस तरह से जाएगा और एक लाइट रेज जो हमने इस तरह से ली है पोल पर, ये बिल्कुल ऐसे तरह जाएगा। अब ये दोनों लाइट रेज ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं, तो डेफिनेटली ये तो रियल में मीट करेंगे नहीं, हमको इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा, जैसे मैंने कहा ना, पोल से फोकस तक यही है पोजीशन इमेज का कोई भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा केसेस बनते ही नहीं है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, तो इसमें ज़्यादा केस होते नहीं। कॉनकेव मिरर में ही सारी पॉसिबिलिटी होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड हो, वो वाला जो सिचुएशन था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो यहाँ पर हमने आपको बताया, ये कैसे आता है? ये कैसे आता है? ये मिरर फॉर्मूले से तो आता है। 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा अगर रिलेशन है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b का डिफरेंशिएशन होता है -1/v² dv -1/u² du। और ये तो कांस्टेंट है पूरा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0।
हमको dV by du निकालना है, मैग्निफिकेशन वही होता है। तो dV by du अगर करोगे तो ये हो जाएगा -v² और v by u मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन m, इसी को -m²। मिरर में भी हमारा वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। दो मिरर दे दिए जाएंगे, पहला रिफ्लेक्शन इससे, दूसरा रिफ्लेक्शन इससे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है। मिरर को कट कर दिया जाए, एक कॉन्सेप्ट। कल भी हम लोग कुछ और देखेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो कि हमारा कॉनकेव मिरर है। देखो एक सिंपल वाले जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस देके और वो पूछ रहा है इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है, तब तो अपन उसको इजीली कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला जो हमने यूज किया अभी तक, 2-3 क्वेश्चन जो किए हैं। और साइज ऑफ द इमेज बहुत बार पूछा जाता है, तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे दिया गया, फोकल लेंथ दे दिया गया, और ऑब्जेक्ट की साइज दे दी गई, और हमसे पूछा गया कि इमेज की साइज क्या होगी। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, यही यूज करना पड़ेगा। m निकालने के बाद इमेज हाइट इक्वल्स टू m इंटू ऑब्जेक्ट हाइट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तुम उसे इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, v बाई u निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन जाने से पहले तुम लोग ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। एक कॉनकेव मिरर है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक कॉनकेव मिरर को हमने ऐसा, और ये हमारा कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखो, दिस इज फेसिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक बार में सही आंसर करना है, और ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मतलब जो फॉर्मूला बताया गया वही फॉर्मूला लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed at three comma 4,5. Find the position coordinate of image। और फोकल लेंथ की जहां तक बात है तो इसको ले लो 5 सेंटीमीटर। चलिए, और ये सारे सेंटीमीटर में है। एक बार में कर दो तो समझ में आ जाएगा कि तुम लोग ने चीजों को बस सिर्फ 9-10 का ही बात नहीं सीखा, थोड़ा उससे आगे सीखा।
अच्छा, कोई बताएगा कैसे करेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रख दिया गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट नहीं है, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज कैसे बनाते हैं? कैसे बताएगा कोई? इसको फोकल लेंथ कायदे से थोड़ा अच्छा ले लोगे तो कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। और ठीक है, 5 ही ले ली तो कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन ऑड जाएगा। क्या कोई सोच पा रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? कोई नहीं, ये बताना नहीं चाहते। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ गया लाइक दिस, कैसे बनाओगे इसका इमेज? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे कैसे बनाओगे? उसे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर दूसरी पोल पे रिफ्लेक्ट करा के जहाँ पे मीट करेगी वो। नहीं नहीं, मतलब राइट, रे डायग्राम नहीं है, रे डायग्राम तो 2 लाइट रे कोई भी ले लो, वो बात नहीं है। एक्चुअली कैसे बताएंगे कि ये कहाँ बनेगा इमेज? लोकेशन कैसे बनाएंगे? क्या इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बनेगा क्या? पहले ये बताओ तो मेरे को। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा कि ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनेगा ये इमेज, ये ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। अब रियल बनेगा तो कहीं नीचे, इधर 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 कहीं भी बनेगा। वर्चुअल बनना होगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, तो इधर इधर, मतलब बड़ी लार्ज बनना है तो ऐसा ऐसा कहीं बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो कैसे लोकेट करेंगे उस पॉइंट को, कैसे बताएंगे? अरे ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो मतलब सेंटर क्यों ऑफ नहीं कर कर्वेचर से पाते? नॉर्मल बना के फिर वो एंगल देख के दूसरी तरफ भी उतनी अरे एंगल यहाँ पे। से नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पहली पर एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको एक ऐसा एरो हेड दो और इसको एक लाइन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। इस लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर एग्जांपल अगर रियल बनता है तो ऐसा बनेगा। अब ये जो टिप है यही इसका टिप का इमेज है, ये इसको गायब कर दो। हाँ बताइए, ये क्या बना इमेज का पोजीशन? या कुछ पूछना है? 7.5 एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा 7.5 बोल रहे हो, ये रॉन्ग हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव होगा। बिना कैलकुलेशन के भी इस बात को समझा जा सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले तुम लोग इसको कोशिश करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले जब तुम लोग इसमें फंबल कर रहे हो तो ये ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन हमने पूछ दिया बोल के। मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो उसका इमेज कैसे बनाते हैं? उसका इमेज बनाने का तरीका ये होता है कि जहां भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसको एक एरो दो। इस एरो का इमेज कहाँ बनना चाहिए? तो एक लाइट रे ऐसे गई ऐसे आई, एक ऐसे गई ऐसे आई, सपोज यहीं पर बन रहा है, तो ये एरो जहां पर बन रहा है ये हमारा पोजीशन है, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हाइट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एच ओ, ये हमारा इमेज हाइट है दैट इज एच आई। तो फिर एच आई बाई एच ओ हमारा मैग्निफिकेशन होता है, तो मैग्निफिकेशन निकाल के एच आई निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना नीचे है। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चलेगा, बी तो पता चल गया,
लेकिन अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस कैसे पता चलेगा? तो ये कितना नीचे है, ये एच आई से पता चलेगा। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को 3D में कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। कायदे से ये ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, तो देखो ये कहीं 3 यहाँ पर है, 4 इस साइड में और 5 तो एकदम सही, मतलब डिस्टेंस को अगर बहुत अच्छे से तुम लोग बराबर बराबर प्रोपोर्शन में नहीं लो तो कुछ ऐसा, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है, और हमको इस तरह का एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमारा जो लाइन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हाइपोटेनियस वाला जो लाइन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये देखो इंटरेस्टिंग बात, ऐसा बनेगा तो ही 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, बट इसका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है। सामने से देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री ही बना रहा है, लेकिन ये किसी एंगल पर ओरिएंटेड, ये ऐसा कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ ये थोड़ा ओरिएंटेड है। अब जो डिस्टेंस हमने दिया है, ये जो डिस्टेंस दिया है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 3 5 से छोटा है, यानी कि फोकस के भीतर हो गया इमेज, तो फोकस के भीतर ही हो गया, तो इनलार्ज्ड इमेज बनना चाहिए, वर्चुअल इमेज बनना चाहिए। तो इमेज भी कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, ये होगा इमेज। पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, उससे कोरेस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे और ये एंगल निकालेंगे, और इसके बाद इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचेंगे कॉस और साइन लेके, क्योंकि हमको भी ये मिलेगा। और इसीलिए हमने बिल्कुल देखते के साथ ये आंसर को रॉन्ग बोला, क्योंकि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होना ही पड़ेगा। वाई और जेड फिर भी पॉजिटिव बोलोगे तो मेरे को कुछ देर के लिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है और कैलकुलेशन अच्छा खासा होएगा, तो वो पॉजिटिव होगा, कितना होगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन एक्स निगेटिव होगा फॉर श्योर। समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? हाँ सर। तो अगर तुम लोग को डेटा को लेके दिक्कत आए तो पहले क्या करना कि 3 1 1 कर देना, ये क्या होगा कि एंगल को 45 कर देगा, और ये थोड़ा सोचने के लिए इक्वली ओरिएंटेशन में थोड़ा आसान रहेगा। 1 1 मैंने थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया, 4 5 देके 37 53 वाला कॉम्बिनेशन दे दिया। तो तुम 1 1 करके ट्राई कर सकते हो, 45 डिग्री एंगल है तो जो साइड लेंथ होगा उसका 1/√2 टाइम्स हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक्स तो खैर निकल ही जाएगा। 1/v मतलब v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, इसमें u की जगह -3 और f की जगह -5 डाल दोगे तो इससे तो v आ ही जाएगा, जो कि निगेटिव होगा। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन में ये जो लेंथ है, जैसे ये हमने लिया है 4 और ये 5, ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली, 3 4 लेना चाहिए था, तो ये हाइपोटेनियस, अब ये हाइपोटेनियस ही आ जाएगा रूट में, अब ये रूट में आएगा तो इसका भी लेंथ रूट में आ जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा डेटा चेंज कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, हमको कैसे सोचना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज हमने कुछ कुछ बेसिक बातें ही बताई हैं। हमको नहीं पता था कि तुम लोग ने कितना इससे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको स्फेरिकल मिरर की मिल चुकी, साइन कन्वेंशन का आइडिया हो गया, माइनस प्लस के लिए क्लैरिटी मिल गई, कुछ फिक्स साइन कन्वेंशन जो हमेशा फिक्स्ड हो गए वो भी पता चल गया। तो अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर हम लोग अगले क्लास से फोकस करेंगे, मल्टीपल मिरर्स, मल्टीपल कटिंग ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इस तरह के क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। तो ज़्यादातर कल हम और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो मिरर के, थ्योरी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा तो उसको ऐड करते जाएंगे। बाकी बेसिक थ्योरी तो आज लगभग हो गई है, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट छोड़ के, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी है उसको बता देंगे। बुधवार का आप लोग का वो तो फिक्स हो गया ना, टेस्ट वाला मतलब प्रैक्टिस टेस्ट, टर्म टेस्ट है मोस्टली सबका। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास कब रहेगी? फर्स्ट डे
वेंसडे को अगर डाउट्स के लिए रखना चाहते हो तो मेरे को कंफर्टेबल टाइम बता दोगे तो रख लेंगे आप। सर रात में क्लास भी चलेगी वेडनेसडे को? क्या? रात में क्लास भी चल जाएगी वेडनेसडे को? वेंसडे को क्या? देखो वेंसडे को क्या है ना, हम एक्चुअली इधर उधर कहीं अगर निकलते हैं तो ट्रांजिट में होते हैं, इसलिए रात को हम जल्दी कमिट नहीं करते। उस दिन का सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। अगर क्योंकि हम वहां भी जाते हैं तो ओवरनाइट ही आना रहता है, तो रात में ही हमको निकलना होता है, इसलिए ट्यूसडे नाइट और वेंसडे नाइट को हम फिक्स नहीं करते कोई भी चीज, कि दोनों में हमारा ट्रेवलिंग होता है। और देखते हैं जैसा होगा बताएंगे।